The topic is postulates of equal a priori probability. According to this, the microstates of any macrostate, किसी मैक्रो के जितने माइक्रो बनते हैं वो सब की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। मतलब जैसे मान लीजिए दो टू कॉइन्स है, मान लीजिए थ्री कॉइन्स है और इनको रेंडमली उछाला जाए और काउंट किया जाए, तो मान लीजिए दो में हेड आया, एक में टेल आया, एक में हेड आया, दो में टेल आया, तो ये हमारा एक माइक्रो स्टेट है। ये दूसरा माइक्रो स्टेट है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी इसकी है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मान लीजिए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 50% है तो दूसरे वाले की भी 50% है। अगर 5 केस बन रहे हैं तो पांचों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी जरूर। मतलब दिस इज ए postulates of equal a priori probability. All microstates of any given macrostate are equally probable. मैंने आपको बताया था माइक्रो माइक्रो में एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक सेब ले लेते हैं और सेब के हम कहें कि 5 टुकड़े कर दीजिए, तो 5 टुकड़े कर दिए तो 5 मैक्रो हो गए, जब 5 मैक्रो। अब एक टुकड़ा आप लीजिए और उसके छोटे 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 बहुत से टुकड़े कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम है जिसमें 100 बच्चे बैठे हैं और हमने कहा कि इनके जो मार्क्स हैं इनको आप टेबल फॉर्म में लिखिए। तो आपने क्या किया, मान लीजिए 10 मार्क्स का पेपर था, तो आपने एज्यूम कर लिया कि 0 से 1 पाने वाले, 1 से 2 पाने वाले, 2 से 3 पाने वाले, 3 से 4, ऐसे आपने ये एज्यूम कर लिया। तो ये जो आपने लिया है ये है मैक्रो। आपने कितने मैक्रो ले लिए? 10। आप 5 भी मैक्रो ले सकते थे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 to 10, 5 मैक्रो ले सकते थे। तो आपने ले लिए 10 मैक्रो। और अब कितने बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, इसमें कितने रेंज में आ रहे हैं बच्चे, किसके किसके कितने कितने हैं मार्क्स, वो है माइक्रो स्टेट्स। लेकिन ये जो आपने 5 बनाए हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये हमारा कहलाएगा मैक्रो। पूरी स्टैटिस्टिकल में मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है। अब लिखा है कि हर माइक्रो स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल है, ये हमारा लॉ कहता है। अब मान लीजिए किसी मैक्रो के, मान लीजिए 2 हेड और 2 टेल, 4 कोइंस थे, 2 हेड और 2 टेल। अब हमारे पार्टिकल थे ए बी सी डी। अब क्वेश्चन उठता है कि किनमें 2 में हेड आएगा, ए बी में आएगा तो सी डी में टेल चला जाएगा, एसी में आएगा तो बीडी में टेल चला जाएगा। तो ऐसे कई माइक्रो स्टेट्स बन सकते हैं। तो किसी मैक्रो के, जैसे मान लिया आपने ये कहा ये मेरा मैक्रो है, दो दो जाना है दोनों। अब दो दो में ऐसे भी तो हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, ए सी बी डी हो सकता है, बी सी ए डी हो सकता है, ऐसे आपके बहुत सारे बनेंगे। तो किसी मैक्रो के जितने माइक्रो बनते हैं वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो उस मैक्रो के जो घटित होने की प्रोबेबिलिटी है, अब हमने कहा कि इस मैक्रो के
ये मान लीजिए सपोज 5 माइक्रो बन गए, तो इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी 5 हो गई। तो इस माइक्रो के घटित होने की प्रोबेबिलिटी इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज्यादा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, उतनी हमारी इस मैक्रो के की प्रायिकता होगी ज्यादा। मतलब यही लास्ट लाइन लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी माइक्रो स्टेज, ये गलत लिखा, माइक्रो आर प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल postulates of statistical mechanics. Now take another topic, relation between entropy and probability. S is equal to K log omega, very important. S is equal to K log omega. S is the entropy and omega is the probability. इसमें ये लिखा है कि इन थर्मोडायनेमिक्स कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में अगर आता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। और अगर हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मतलब हम अगर थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम नोट करेंगे तो हमको एंट्रोपी मैक्सिमम होगी उस समय। अब एंट्रोपी का इंक्रीज होना बंद हो चुका होगा। और अगर स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी, वो बढ़ना बंद हो गई। इस प्रकार से मैक्सवेल ने एक रिलेशन अज्यूम किया, एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक रिलेशन अज्यूम किया। अब हम लेते हैं टू सिस्टम, नाउ टेक टू सब सिस्टम A and B having entropy S1 and S2, एंट्रोपी है S1 एंड S2, और उनकी प्रोबेबिलिटी है ओमेगा W1, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। मतलब एक दो सब सिस्टम है, एक की एंट्रोपी S1 है इक्विलिब्रियम में, एक की S2 है, एक की ओमेगा 1 है, एक की ओमेगा 2। तो दोनों के रिलेशन S1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा 1, S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा 2। अगर दोनों सब सिस्टम को मिलाकर एक सिस्टम बना दोगे, दोनों को मिलाकर, तब अब जो इक्विलिब्रियम होगी उसमें जब टोटल एंट्रोपी निकालोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेचर है प्लस होकर के रिजल्ट देना। मतलब कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी एडिशन प्रॉपर्टी रखती है, जबकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई होती है। एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 एक मिलाकर के कंपोजिट सिस्टम हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक मिला करके आपका कंपोजिट प्रोबेबिलिटी हो गई। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और उसकी जो है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। तो ये S1 और S2 की वैल्यू S बराबर S1 S2 में रख दिया। अब S को लिखेंगे फंक्शन ऑफ ओमेगा, और S1 की जगह फंक्शन ऑफ ओमेगा 1, S2 की जगह फंक्शन। अब ओमेगा बराबर है ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब एक कंपोजिट सिस्टम है जिसका 4 नंबर इक्वेशन एक हमारी फंक्शन इक्वेशन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज टेकन एज ए कांस्टेंट। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा 2 आ जाएगा,
एफ डैश हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ओमेगा वन एफ डैश ओमेगा वन हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ ओमेगा टू जीरो। इसी प्रकार ओमेगा टू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो 5 और 6 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दो से ज्यादा सब सिस्टम मिला करके एक कंपोजिट सिस्टम बनाया जाता तो इसी में एक टर्म और आ जाता, और आपके ज्यादा सिस्टम होते तो और टर्म आ जाता। कुल मिला करके ये वैल्यू डॉट 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 लिख दी गई। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ ओमेगा एफ ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एफ डैश ओमेगा इज इक्वल टू के अपान ओमेगा, इंटीग्रेट किया। ये जिस समय हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और जब हम कहते हैं इंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है तो उसकी वैल्यू, इंट्रोपी उसे कहते हैं जो डिसऑर्डर को शो करता है सिस्टम के अंदर। मतलब चूंकि आपका इंट्रोपी मैक्सिमम हो गई तो ऑर्डर में हो गया, सेट हो गया ऑर्डर, तो यस कमान जीरो हो जाए, मतलब इंट्रोपी जीरो हो जाए। तो एट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यस टेंड्स टू जीरो होती है जब ओमेगा बराबर 1 होता है। ओमेगा वाला प्रोबेबिलिटी 1 होती है तब इंट्रोपी जीरो होती है। कुल मिलाकर के C1 बराबर जीरो, और ये C1 की वैल्यू जब आप यहाँ पुट कर देंगे इस जगह तब आप पा जाएंगे S इज इक्वल टू के log ओमेगा। S इज इक्वल टू के log ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरेटिकल इन बोथ पॉइंट। Now we wants to study the connection between statistical quantities and thermodynamical quantities। अब जैसे थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज में होता है इंथैल्पी, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इस प्रकार से कुछ हमारे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो इनका हम कनेक्शन करके देखते हैं आपके स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज से क्या होता है, कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम की अवस्था वो अवस्था होती है जब हमारी इंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है, इंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। इंट्रोपी को मैंने पिछले वाले उसमें यस से डिनोट किया था, यहाँ इंट्रोपी को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमारी सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो हमारी इन बातों पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी, कुछ प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपने दो सिस्टम मिलाए हैं, सब सिस्टम और एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कुछ थी, एंट्रोपी कुछ थी, प्रोबेबिलिटी कुछ थी। दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी कुछ थी, प्रोबेबिलिटी कुछ थी। तो हमारी जो कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज है कुछ जिन पर डिपेंड कर रही है, वो प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा, और नंबर ऑफ पार्ट। दो बात, तीन बातों पर डिपेंड करते हैं। अगर हम कहें कि इसका चेंज करिए तो डी सिग्मा बराबर क्या होगा, डेवर सिग्मा अपान डेवर ई
DE। क्या कांस्टेंट छोड़ा है? ये दोनों को, प्लस डेवर सिग्मा अपॉन डेवर एक्स ई, इन दोनों को कांस्टेंट छोड़ा है, DXE। डेवर सिग्मा अपॉन डेवर NI, इन दो को कांस्टेंट छोड़ा है, DNI। अब डेवर सिग्मा अपॉन डेवर ई को हमने 1/टाउ याद कराया है आपको, 1/टाउ डेवर अपॉन, क्योंकि कभी भी अगर पढ़ा जाए तो यस बराबर KT होता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो डेवर सिग्मा अपॉन डेवर ई को 1/टाउ कहा गया है, और डेवर सिग्मा अपॉन डेवर NI को म्यू आई अपॉन टाउ कहा गया है, और डेवर सिग्मा अपॉन डेवर XC को पाई अपॉन टाउ कहा गया है। यहाँ तीनों के नाम, टाउ हमारा जो होता है वो स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है, म्यू हमारा जो है वो केमिकल पोटेंशियल है, पाई हमारा स्टैटिस्टिकल प्रेशर है। पाई को स्टैटिस्टिकल प्रेशर, टाउ को स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, देखें लिखा है कि नहीं। और पाई को स्टैटिस्टिकल प्रेशर। अल्टीमेटली हमारी ये वाली क्वेश्चन जो थी वो हमारी क्वेश्चन ये बनी। इसमें माइनस लिया गया था तो यहाँ माइनस आना चाहिए, डी सिग्मा 1/टाउ DE, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर XE को वॉल्यूम मान लें, XE को वॉल्यूम मान लें इसको, तब कितना आ जाएगा? DE इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स मान लें, मतलब इसको XE को वॉल्यूम मान लें, नंबर ऑफ पार्टिकल को फिक्स मान लें, तो DE की ये वैल्यू आ जाए। थर्मोडायनेमिक्स में होता है DU बराबर TdS माइनस TdV, ये थर्मोडायनेमिक्स में होता है। इंटरनल एनर्जी DU बराबर TdS माइनस TdV। यहाँ लिखा है एनर्जी बराबर टाउ डी सिग्मा, और सिग्मा हमारा यस के इक्वलेंट है, माइनस पाई DV माइनस PdV। इसका मतलब पाई हमारा जो है वो P के इक्विवेलेंट है, ये लिखा हुआ, माइनस टाउ डी सिग्मा TdS के बराबर होगा। तो टाउ बराबर किसके आ जाए, देखिए आप कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या बताएगा? टाउ डी सिग्मा बराबर TdS, नो प्रॉब्लम। यस हमारा सिग्मा जैसा है, इंट्रोपी यहाँ सिग्मा और इंट्रोपी यस दोनों सेम चीज है। टाउ हमारा टेम्परेचर जैसा है, बट टाउ हमारा KT के बराबर है, जहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टाउ KT के बराबर है, जहां हमारा K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। S बराबर K सिग्मा है, जब टाउ की जगह KT रखोगे तो K सिग्मा मेरा S के बराबर हो जाएगा। टाउ की जगह KT रखोगे तो T रहने दीजिए, और K को अंदर ले जाइए, K सिग्मा, तो K सिग्मा मेरा S के बराबर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में जब ऐसे लिखा होता है, जो ये चीज लिखी है, इसके बाद जब आगे पढ़ाया जाता है तो जैसे टी चाहिए आपको, तो टी हो जाएगा डेवर यू अपान डेवर यस, ये टर्म आपको जीरो हो जाए तो आपका डी यू बटे डी एस बराबर टी आ जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा डेवर यू अपान डेवर यस। डेवर लिखोगी तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, डेवर यू अपान डेवर यस। और कांस्टेंट क्या लिया है, वॉल्यूम, तभी ये डीवी जीरो हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जैसे माइनस पी निकालना है तब क्या आएगा, डेवर यू अपान डेवर वी, कांस्टेंट क्या लिया है, यस। तो अगर हमारा ये होता है P बराबर माइनस डेवर यू अपान डेवर वी एट कांस्टेंट यस, ये तो P की जगह क्या लिखेंगे, पाई, और E की जगह ही रहेगा, मतलब हमारा पाई बराबर इस केस में आ जाएगा, पाई बराबर माइनस डेवर ई अपान डेवर वी एट कांस्टेंट सिग्मा। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फंक्शन का एफ बराबर ई माइनस टी एस होता है। अब हम बदलने जा रहे हैं उसमें, जो अभी पढ़ा है उसमें देखो, ई बराबर एफ बराबर ई माइनस टी एस होता है, यस को हमने लिख दिया है के सिग्मा, तो ई माइनस, और के टी बराबर टाउ होता है, ये है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको थर्मोडायनामिक्स किया जाता है, अब इसका डीएफ निकालेंगे, तो डीएफ इज इक्वल टू डीई माइनस टीएस, टीएस का हो जाएगा टी डी एस माइनस एस डी टी। और डीई अभी अभी पीछे आपने देखा था, डीई होता है टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डीवी, टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डीवी। और टी टाउ डी सिग्मा माइनस टाउ डी टी, ये तो ये आपके डीई की वैल्यू रख दी। देखिए इसको हमने बदल दिया, एफ बराबर ई माइनस टी सिग्मा, मतलब ये देखिए के सिग्मा लिख दिया, एस बराबर के सिग्मा, और फिर हमने जो है के टी को टाउ लिख दिया, तो ई माइनस टाउ सिग्मा, ई माइनस टाउ सिग्मा का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ई माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम आपसे कहें यहाँ से माइनस पाई निकालिए, तो आपका आ जाएगा डेवर एफ अपान डेवर वी एट कांस्टेंट टाउ, माइनस पाई आ जाएगा। हम कहें माइनस सिग्मा बताइए, तो डेवर एफ अपान, माइनस सिग्मा चाहिए, तो डेवर एफ अपान डेवर टाउ एट कांस्टेंट वी। भाई जिसको कांस्टेंट करोगे वो टर्म जीरो हो जाता है, तो डेवर एफ अपॉन डेवर टाउ एट कांस्टेंट वी इक्वल टू माइनस सिग्मा। अब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है तो इनकी वैल्यू आपसे पूछ देगा पेपर में, इसकी वैल्यू पूछ देगा, ये वैल्यू पूछ देगा, ये कितना होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये हम ये जानते हैं पीछे से थर्मोडायनेमिक्स से। अब आपको स्टैटिस्टिकल में ये कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। इंथैल्पी आपको अपने आप कर लेना है, और गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन में मैंने आगे छोड़ भी दिया है कि इसके आगे आप प्रोसीड करिए। गिब्स फंक्शन अपने आप पढ़ लेंगे, और एंथैल्पी को अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे इसमें कन्वर्ट होकर एंथैल्पी क्या आ गई, डी एच बराबर टाउ डी सिग्मा प्लस वी डी फाइव। इसके बाद ये जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, ये एक फार्मूला, दो और तीन, इस प्रकार से इसको आप पढ़ेंगे। और दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडे लेक्चर।